नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है यूनिवर्स वाले वीडियो की चर्चा में आपका। तो भाई, ब्रह्मांड क्या है, यूनिवर्स क्या है, इस यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, कहाँ से आया, इस पर पृथ्वी का ओरिजिन कैसे हुआ, कहाँ से आई पृथ्वी, और उस पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सभी बिंदुओं पर मुख्य रूप से इस पार्ट में आपसे चर्चा की जाएगी। तो यूनिवर्स की सबसे पहले एक मैं आपको सामान्य जानकारी दे देता हूं कि यूनिवर्स में क्या क्या होता है, यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ, अर्थ का ओरिजिन कब हुआ, लाइफ का ओरिजिन कब हुआ, और उसके बाद आपको मुख्य रूप से इनके ओरिजिन के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, यूनिवर्स यूनिवर्स में मुख्य रूप से यूनिवर्स विलियन गैलेक्सी से मिलकर बना है। यूनिवर्स विलियन ऑफ गैलेक्सी से मिलकर मुख्य रूप से बना हुआ। पहली बात तो आपको यह ध्यान में रखना, यह समझ लीजिए, यूनिवर्स विलियन ऑफ गैलेक्सी से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। अब एक गैलेक्सी में क्या क्या होता है, यदि एक गैलेक्सी की आप और हम लोग चर्चा करें तो इस एक गैलेक्सी में क्या होता है, प्लेनेट, स्टार, क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट। तो आप समझ लीजिए, विलियन ऑफ गैलेक्सी से मिलकर बना हुआ है, और एक गैलेक्सी में प्लेनेट होते हैं, स्टार होते हैं, क्लाउड ऑफ गैसेस होते हैं, डस्ट होते हैं। तो सोचिए कितने स्टार होंगे, क्या कितने स्टार मुख्य रूप से होंगे, और कितने डस्ट पार्टिकल्स होंगे, इससे मिलकर मुख्य रूप से बना हुआ होता है। अब ये जो गैलेक्सी, तो अपने अवर गैलेक्सी, नेम ऑफ अवर गैलेक्सी, नेम ऑफ आवर गैलेक्सी, अपने गैलेक्सी का क्या नाम है, मिल्की वे आकाश गंगा कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, आकाश गंगा मुख्य रूप से कहा जाता है। अब टाइम पीरियड देख लें, कब किसका क्या ओरिजिन हुआ। देखिए, तो देखिए, तो टाइम पीरियड में मुख्य रूप से किस किस का देखना है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स क्या देखना है, यहां से लिखूं, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो बताया जाता है 20 बिलियन ईयर्स एगो। कितना बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स एगो मुख्य रूप से बताया जाता है। फिर आवर सोलर सिस्टम, आवर सोलर सिस्टम का जो ओरिजिन हुआ वह मुख्य रूप से बताया जाता है 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए आप लोग इन चीजों को, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। क्लियर। अर्थ ओरिजिन, अर्थ का ओरिजिन बिल्कुल कोई टफ नहीं है, 4.5 बिलियन एगो, मतलब सिर्फ वन। फिर बताया जाता है ओरिजिन ऑफ लाइफ। भाई पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई
तो ओरिजिन लाइफ का भी तो होना है। तो ओरिजिन लाइफ का जो बताया जाता है अबाउट 4 बिलियन ईयर्स एगो, 4 बिलियन ईयर्स एगो मुख्य रूप से बताया जाता है। अब कुछ बुक्स में अलग अलग क्राइटेरिया से मुख्य रूप से बताया गया है। तो यहां यदि इसके अलावा यदि आपको एमसीक्यू में आंसर ये मिल जाए कि 3.6 अरब वर्ष पूर्व, तो भी लगा के आना है। यदि 3.3 अरब वर्ष पूर्व मिल जाए तो भी लगाना है। और वैसे मुख्य रूप से एनसीईआरटी में ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से कंडीशन बताई जाती है कि ओरिजिन कब कब कैसे कैसे कहां हुआ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये। अब सिस्टम आता है कि यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ कैसे। यूनिवर्स के ओरिजिन के लिए साइंटिस्ट ने या खगोल शास्त्रियों ने अपने अपने समय पर मुख्य रूप से अपने अपने विभिन्न प्रकार की थ्योरीज प्रकट की। जो आपकी थ्योरी जो एनसीईआरटी कहती है वह बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, बिग बैंग थ्योरी जो दी गई थी एबे लेमेत्रे एंड गैमो ने दी थी जो 1931 में, जबकि एनसीईआरटी में सिर्फ मुख्य रूप से एबे लेमेत्रे लिखा हुआ है। अब यदि कहीं आ जाए एबे लेमेत्रे एंड गैमो, तो ये नहीं है कि भाई हमको तो बता ही नहीं गया था, एबे लेमेत्रो बताया गया था। तो आप ये मान के चलें कि एबे लेमेत्रो एंड गैमो पर मुख्य रूप से निशान आपको लगाना है, टिक मुख्य रूप से आपको करना है हर हालत में। ये विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहली जो थ्योरी थी वह बिग बैंग थ्योरी थी। कौन सी थ्योरी थी? बिग बैंग मुख्य रूप से थ्योरी थी। तो बिग बैंग थ्योरी में मुख्य रूप से क्या बताया जाता था? जो बिग बैंग थ्योरी में बताया जाता था वह क्या बताया जाता था? वैज्ञानिकों का मानना था, एबे लेमेत्रे और आपके गैमो का मानना था, जो 1931 में दी गई थी, इनका मानना था कि एक कोई ब्लैक होल है। वही मुख्य रूप से कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको कुछ बुक्स में इसको ईलम नाम दिया गया। इस ब्लैक होल को मुख्य रूप से क्या नाम दिया गया? ईलम नाम दिया गया। उस समय मुख्य रूप से उसका ये जो टेम्परेचर था वह 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि 5000 टू 6000 मुख्य रूप से टेम्परेचर माना जाता था। इसमें थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, यानी कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। क्या क्या बोला? अच्छा, चलिए, बच्चा कह रहा है कि लिख के सब समझाते चलो, क्योंकि उसकी हम ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं लिखूंगा। ठीक है, मैं डाल दूं। चलिए, तो सबसे पहले जो थ्योरी दी गई थी जिसको एनसीईआरटी में बताया गया है, एनसीईआरटी में मुख्य रूप से बताया गया, वह थ्योरी कौन सी थी? बिग बैंग थ्योरी। बिग का मतलब होता है बड़ा और बैंग का मतलब होता है कोई धमाका। पहले मैं इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहूंगा, फिर बताऊंगा आपको। आप लोगों ने देखा होगा कि आप कोई फटाका चलाते हैं, तो फटाका मुख्य रूप से किस प्रकार से चलाते हैं कि उसमें पहले आग लगा दी जाती है। तो आग जैसे मुख्य रूप से उसके पास पहुंचती है, जो बारूद भरा हुआ रहता है, तो इसमें एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तो उसमें जो बारूद भरे हैं, मतलब किसी के कण भरे हुए, तो वो कण का बिखराव हो जाता है। उन कणों का क्या हो जाता है? बिखराव होता है। तो जो फटाका था एक, उसका टेम्परेचर दैट टाइम 5000 टू 6000 था। और जब बिखराव हुआ तो मुख्य रूप से क्या हुआ कि वह छोटे छोटे पार्टिकल्स में मुख्य रूप से टूट गया, जिसके कारण उसका टेम्परेचर जो था वो कम हो गया। ये किस कारण से हुआ था? थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन के कारण। यहां मैं कह रहा हूं आग लगाने के कारण हुआ। क्या कह रहा हूं? फटाके में आग लगाने के कारण हुआ, जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से गैसेस के क्लाउड बने, यानी कि वो धुआं उड़ता है तो धुआं ही धुआं मुख्य रूप से छा जाता है। आपने देखा दीपावली के समय पर देखना कि मुख्य रूप से जब फटाके बहुत अत्यधिक मात्रा में चलाए जाते तो मुख्य रूप से क्लाउड बन जाते, घने बादल छा जाते। तो यही कंडीशन मुख्य रूप से बिग बैंग थ्योरी में मुख्य रूप से समझाई गई थी। क्या यही कंडीशन बिग बैंग थ्योरी में समझाई गई थी? तो इस वजह से लिख दिया गया कि बड़ा धमाका हुआ। क्या हुआ? बड़ा धमाका हुआ। ये कौन वैज्ञानिक कहते थे? ये कौन से वैज्ञानिक कह रहे हैं? एबे लेमेत्रे एंड गैमो 1931
31 में। विशेष ध्यान रखना कि जो आपकी एनसीईआरटी में जो दिया वो यह दिया हुआ है, लेकिन यदि आपको ऑप्शन में ये भी मिल जाता है तो आपको लगाना है। ये मत कहना कि सर ने हमारे बताया नहीं था, मैं अभी क्लियर किए देता हूं कि एबी लेमेत्री दिया है तो बिल्कुल सही है, और एबी लेमेत्रो एंड गैमो दिया है तो वो भी मुख्य रूप से सही माना जाएगा। तो सबसे पहली बात तो अब मुख्य रूप से ब्लैक होल, ब्लैक होल क्या था ये देखते। ये ब्लैक होल है, जैसे ये इतना बड़ा है, ठीक है। इसको कुछ बुक्स में ईलम मैटर कहा गया, ईलम पदार्थ, क्या नाम दिया गया, ईलम पदार्थ कहा गया, जिसका टेम्परेचर उस दौरान 5000 टू 6000 डिग्री सेल्सियस था। कितना था? 5000 टू 6000 डिग्री सेल्सियस था। इस ब्लैक होल में, इस ब्लैक होल में मुख्य रूप से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। क्या हुआ? थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। किसके कारण? मुख्य रूप से कि क्या हुआ, थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के कारण एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। जैसे फटाके में आग लगा देते, आग नहीं लगाओ, धमाका करके बता दीजिए मुझे। आग ना लगाएं और धमाका करके बता दीजिए, होगा ही नहीं, संभव ही नहीं। तो स्वाभाविक है कि ये जो ब्लैक होल था या जिसको ईलम पदार्थ कहा जा रहा है, तो इसमें थर्मोन्यूक्लियर के कारण एक एक्सप्लोजन हुआ, एक धमाका हुआ। क्या हुआ? धमाका हुआ। तो धमाका जैसे हुआ तो इस पदार्थ ये चारों ओर फैल गया, इसके छोटे छोटे टुकड़े मुख्य रूप से चारों ओर फैल गए। तो क्या हुआ? धमाके के कारण इसके टुकड़े, चारों टुकड़े मतलब पार्टिकल्स, लिख दीजिए, पार्टिकल्स लिख लीजिए, चारों ओर फैल गए। देखिए फैलते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैंने क्लियर मतलब बाहर बता दिया कि ये फैल गए चारों। तो स्वाभाविक पहले एक टुकड़ा था, तो मुख्य रूप से क्या था कि उसका टेम्परेचर बहुत अधिक था, उसका टेम्परेचर मुख्य रूप से क्या था? बहुत अधिक था। जब इनका मुख्य रूप से क्या हुआ? बिखराव हुआ, बिखराव हुआ, जिसके कारण यूनिवर्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। लिखिए, बिखराव के कारण, जिस कारण ये रीजन ये आया, जिस कारण यूनिवर्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, और जो टेम्परेचर था, चलिए मैं इसको अलग डॉट से लिखूंगा जिससे क्लियर नजर आए, जो टेम्परेचर जो था वह डिक्रीज हुआ। क्या? वॉल्यूम इंक्रीज। भाई स्वाभाविक है कि टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े में इधर उधर बिखर गया तो वॉल्यूम तो इंक्रीज हो गया, लेकिन टेम्परेचर मुख्य रूप से क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। टेम्परेचर मुख्य रूप से क्या हो गया? डिक्रीज हुआ, जिससे सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम बन गए। क्या बन गए? हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस बन गए। इन गैसों के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या, कौन सी गैसें बनी? हाइड्रोजन और हीलियम गैस बनी। इनके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्लाउड, डेंस क्लाउड, मैं क्लियर लिख रहा हूं, डेंस क्लाउड
घने बादल, दूसरी भाषा में मैं कह दूं बन गए, भैया बन गए ये लोग। विशेष ध्यान रखना है कि आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए। यदि कोई क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले गैसेस कौन सी बनी थी, हाइड्रोजन और हीलियम बनी थी। कौन सी गैसेस बनी थी, हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य रूप से बनी। इनके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण डेंस क्लाउड बने। यानी यदि क्लाउड भी क्लियर लिख दें, अकेला क्लाउड लिख दें तो कोई समस्या नहीं है, अकेला यदि क्लाउड लिख दिया जाए तो भी कोई समस्या नहीं है, यानी कि घने बादल बन गए। अब वहां जगह नहीं थी, इस वजह से मैंने मिटा दिया, ठीक है। या यदि चाहें तो आप यहां नीचे लिख सकते हैं, बादल बन गए। तो स्वाभाविक है, और इन क्लाउड के कंडेंस होने से, इन क्लाउड के मुख्य रूप से कंडेंस होने से एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर बनी। क्या, अब देखिए, इन क्लाउड के कंडेंस होने से एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर बनी। किस आकार की, डिस्क शेप स्ट्रक्चर बन गई। इस डिस्क शेप स्ट्रक्चर का सेंट्रल जो पार्ट था, क्या सेंट्रल जो पार्ट था, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट था, ये बहुत हॉट था, बहुत गर्म था। क्या, सेंट्रल जो पार्ट था वो मुख्य रूप से कैसा था, बहुत गर्म था। इस, हाँ, सबसे पहले जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर बनी, इस स्ट्रक्चर को सोलर नेबुला नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, सोलर नेबुला। नेबुला के नाम से आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। किस नाम से ध्यान में रखेंगे, नेबुला के नाम से ध्यान में रखेंगे। मतलब क्या बताया जा रहा है, ये जो क्लाउड बने थे, जो क्लाउड बने थे, इनके कंडेंसन से एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर बनी। उस डिस्क शेप स्ट्रक्चर को सोलर नेबुला नाम दिया गया। क्या नाम दिया, सोलर नेबुला नाम दिया। उस सोलर नेबुला का जो सेंट्रल पार्ट था वो बहुत हॉट था। कैसा था, बहुत मुख्य रूप से हॉट था। और इस हॉट पार्ट को मुख्य रूप से क्या नाम दिया गया, सन नाम दिया गया। सूर्य, जिसको आज आप कहते हैं कि क्या नाम दिया गया, सूर्य नाम दिया गया। इस सन के चारों ओर एटम के कंडेंसन के कारण, देखिए, इस सन के चारों ओर ये एटम, ये मैंने बना दिया। इन एटम के कंडेंसन के कारण, कंडेंसन के मुख्य रूप से के कारण डिफरेंट प्लेनेट का निर्माण हुआ। डिफरेंट प्लेनेट का निर्माण हुआ। क्या, डिफरेंट प्लेनेट का निर्माण हो गया भैया। तो अब ये डिफरेंट प्लेनेट कौन कौन से, सबसे पहले ये देखा जाए, डिफरेंट प्लेनेट कौन कौन से हैं ये देखा जाए। तो मैं डिफरेंट प्लेनेट यहां लिख दूं, इतनी जगह में आ जाएंगे क्या। तो देखिए डिफरेंट प्लेनेट, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, ये टेम्परेचर थोड़ा सा मैं इस साइड लिखे देता हूं जिससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये अब देखिए, ये अपने को स्पेस मिल गया। इस स्पेस में मैं, क्योंकि लिख क्यों रहा हूं, आप कहते हैं सर बहुत कंजूसी करते। कंजूसी करने का कारण है कि आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या फोटो ले लें तो उससे काम चल जाए, इस वजह से मैं मुख्य रूप से ऐसा करता हूं। तो देखिए कौन कौन से बने, मार्स पहले नंबर पर कौन सा बना, मार्स, जिसको मंगल कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जा रहा है, मंगल। मरकरी, मरकरी जिसको बुध कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बुध के नाम से जाना जाता है। नेपच्यून, मुख्य रूप से जिसको वरुण कहा जाता है,
क्या कहा जाता है, वरुण के नाम से जाना जाता है। सैटर्न, जिसको शनि कहा जाता है। फिर अर्थ, जिसे पृथ्वी कहा जाता है, जिस पर निवास करते हैं आप और हम लोग, जिस पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। फिर जुपिटर, क्या, जुपिटर, जिसको बृहस्पति, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, जिसको क्या कहा जाता है, बृहस्पति। यूरेनस, जिसको वरुण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वरुण। फिर आता है वीनस, जिसको मुख्य रूप से शुक्र कहा जाता है। तो ये मुख्य रूप से प्लैनेट थे, ये क्या थे जो आपको लिखे गए हैं, प्लैनेट। उस दौरान एक और बताया गया था यम, क्या बताया गया था, यम भी बताया गया था। तो ये जो प्लैनेट थे, क्या, सूर्य के चारों ओर, विशेष तौर पर ध्यान रखें, सूर्य के चारों ओर जो एटम पाए जाते थे, उन एटम के कंडेंसन के कारण डिफरेंट प्लैनेट बने, डिफरेंट प्लैनेट का निर्माण हुआ, जिस प्लैनेट को नाम दिया गया मार्स यानी मंगल, मरकरी यानी बुध, नेपच्यून, ओ जैसा लग रहा है, ये ई है, विशेष तौर पर ध्यान रखें, नेपच्यून यानी वरुण, सैटर्न यानी शनि, अर्थ यानी पृथ्वी, जुपिटर यानी बृहस्पति, यूरेनस यानी वरुण, वीनस शुक्र यानी यम, मुख्य रूप से ये बने। तो ये मुख्य रूप से जो थे, क्या, ये डिफरेंट प्लैनेट बने। ये डिफरेंट प्लैनेट उस सूर्य के चारों ओर जो हॉट था, उस सन के चारों ओर मुख्य रूप से चक्कर काटते थे, क्या, सन के चारों ओर चक्कर काटते थे। इस पृथ्वी का एक उपग्रह और है, जिसको मून कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, मून यानी चंद्रमा कहा जाता है। बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, अभी मैं आगे लिख दूंगा और बताऊंगा तब। पृथ्वी का एक उपग्रह और है, जिसको मून कहा जाता है। यह मून मुख्य रूप से पृथ्वी के चारों ओर मुख्य रूप से घूमता है। सन के चारों ओर प्लैनेट घूम रहे हैं और पृथ्वी के चारों ओर मुख्य रूप से मून यानी चंद्रमा मुख्य रूप से घूम रहा है। तो ये कंडीशन सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग थी। तो इसका सबसे पहले आप क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो चलिए अब आता है दूसरी थ्योरी, जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको समझाना उचित समझूंगा। क्योंकि सिर्फ नीट तो है ही, लेकिन कभी कभार कोई क्वेश्चन टफ आ जाता है, तो उस दौरान मुख्य रूप से आपको नॉलेज होना चाहिए, क्या, नॉलेज होना चाहिए कि यूनिवर्स से रिलेटेड एक ये भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने मुख्य रूप से काम किया था, क्या, जिन्होंने काम किया था। तो दूसरे एक साइंटिस्ट थे कांट लाप्लास साइंटिस्ट। तो लाप्लास, ये जो साइंटिस्ट थे, ये बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे, क्या, बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे। कौन से, लाप्लास साइंटिस्ट। आप देखोगे कि अदर जो एनसीईआरटी के अलावा जो पब्लिकेशंस बुक्स होती हैं, उनमें मुख्य रूप से इनका वर्णन किया गया। तो ये जो साइंटिस्ट थे, इन साइंटिस्ट का क्या मानना था, एक दहकता पिंड था, बर्निंग मास ऑफ गैसेस, क्या लिख दूं, ये क्या बताते थे, कैसे निर्माण हुआ था, ओरिजिन, दहकते के मतलब बहुत गर्म होगा, दहकता पिंड, तो इसको क्या कहा जाता है, बर्निंग मास ऑफ गैसेस। और नेबुला, जो पीछे निकल गया, नेबुला के नहीं निकल गया, क्या, डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो बताई थी, नेबुला। ये मुख्य रूप से था कि ये तीव्र गति से चक्कर काट रहा था। वहां मैं लेकर आऊं कि ईलम पदार्थ जो था वो चक्कर काट रहा था। बिग बैंग में एबेले में तीन अलग तरीके से बताया था। इन साइंटिस्ट ने मुख्य रूप से क्या बताया कि जो ये दहकता पिंड जो था, जिसको क्या कहा जा रहा, बर्निंग मास ऑफ गैसेस या नेबुला कहा जा रहा, ये तीव्र गति से
इस प्रकार से चक्कर काट रहा है। क्या? तीव्र गति से चक्कर लगा रहा है, या चक्कर काट रहा, सही शब्द लगेगा। जैसे आप और हम लोग मोटरसाइकिल को लेके या साइकिल को लेकर राउंड में तेजी से घूमे, क्या तेजी से घूमे, और आप तेजी से चला रहे हैं और आपको मोड़ पर पता नहीं चल रहा है कि दूसरी मोटरसाइकिल वाले आके टकरा गई। तो टकराएंगे तो क्या होंगे? आपके हड्डी पसली के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मोटरसाइकिल के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? तो वही कंडीशन मुख्य रूप से यहाँ लाप्लास साइंटिस्ट कह रहे थे कि ये जो मुख्य रूप से मास था या नेबुला था, वह तीव्र गति से चक्कर काट रहा था, जिसके कारण क्या? जिसके कारण मुख्य रूप से उनमें टकराव हुआ। क्या? टकराव हुआ। टकराव के कारण मुख्य रूप से वह टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया, छोटे बड़े टुकड़ों में बिखर गया। भाई छोटे बड़े टुकड़ों में बिखर गया, जे बिखरे तो जिससे मुख्य रूप से उनमें, जिससे प्लैनेट का निर्माण हुआ। भाई प्लैनेट का निर्माण हुआ। प्लैनेट कौन कौन से हैं भाई? प्लैनेट कौन से? एक बार फिर से देख लीजिए। मार्स है, मरकरी है, नेपच्यून है, सैटर्न है, वीनस है, यूरेनस है, अर्थ है। इस प्रकार से ये पृथ्वी है। तो स्वाभाविक है कि मतलब सॉरी प्लैनेट है। तो अब मैं बताने जा रहा हूं कि देखिए कि ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर एक पृथ्वी का उपग्रह है, अर्थ का। उपग्रह है जिसे मून या चंद्रमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मून या चंद्रमा कहा जाता है। ये मून मतलब पृथ्वी, ये मुख्य रूप से क्या है? अर्थ। ये लिख दिया मैंने, अर्थ लिख दिया, ठीक है। अर्थ या पृथ्वी, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर मुख्य रूप से ये जो चंद्रमा है चक्कर काट रहा है। थोड़ा सा दूरी पर करूं जिससे दूरी क्लियर आ जाएगी लिखने में। ये चंद्रमा, ये मून है जो मुख्य रूप से इस प्रकार से इसके चारों ओर घूम रहा है, चक्कर काट रहा है। ये चक्कर काट रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रख लें, अर्थ का एक उपग्रह है जिसको मून या चंद्रमा कहा जाता है, जो अर्थ के चारों ओर मुख्य रूप से चक्कर काटता है। पहली चीज ये। दूसरा मुख्य रूप से नेबुला का जो डिस्क स्ट्रक्चर थी, उसके सेंट्रल पार्ट क्या था? सेंट्रल पार्ट क्या था? सन। सेंट्रल पार्ट क्या था? सन। और सन के चारों ओर मुख्य रूप से जो प्लैनेट हैं, सन के चारों ओर जो प्लैनेट हैं वह मुख्य रूप से चक्कर काट रहे हैं इस प्रकार से। तो विशेष ध्यान रखें, मून अर्थ के चारों ओर, प्लैनेट सन के चारों ओर मुख्य रूप से चक्कर काटता नहीं, राउंड ऑफ में मुख्य रूप से घूमता रहता है। पहली चीज तो मुख्य रूप से आपकी ये क्लियर हुई, ठीक है। तो विशेष ध्यान रखें, सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों एक निश्चित गति से चक्कर लगाते, ये नहीं है कोई एक धीरे से। सभी जो ग्रह हैं या प्लैनेट हैं एक निश्चित गति से चक्कर लगाते हैं। तो ये मैं लिख दूं, सभी प्लैनेट सन के चारों ओर निश्चित गति से चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल ध्यान रख लें, निश्चित गति से मुख्य रूप से चक्कर लगाते हैं। अब मुख्य रूप से इनकी दूरियों पर थोड़ी सी चर्चा कर लें कि दूरी मुख्य रूप से इनके बीच के सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होती है, चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होती है, पृथ्वी का भार कितना होता है, पृथ्वी का व्यास कितना होता है, इन चीजों पर भी मुख्य रूप से चर्चा कर ली जाए।
तो सबसे पहले पृथ्वी और आप पृथ्वी की चर्चा करते हैं। तो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का मुख्य रूप से सबसे पहले व्यास देखते हैं। व्यास क्या होता है, डायमीटर मुख्य रूप से क्या होता है, क्या व्यास। तो ये बताया जाता है 8,000 मील मुख्य रूप से इसका। और जो भार होता है, वेट जो होता है, क्या भार जो होता है, जो वेट होता है वह है 6 × 10⁻21 टन। विशेष तौर पर ध्यान रख लें, पृथ्वी का जो व्यास है वह 8,000 मील है और जो वेट है वह 6 × 10⁻21 टन है मुख्य रूप से। ये आप बिल्कुल ध्यान रख लें, सबसे पहली बात। ठीक, तो अब स्वाभाविक है कि सूर्य से पृथ्वी से लगभग, पहले इसकी दूरी बता दें कि ये जो चंद्रमा है ये क्या है, मून है। मून से पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, मून से पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वह मुख्य रूप से क्या बताई जाती है। देखिए यहां मैं लिख रहा हूं, ये मून है, ये क्या है, अर्थ है, ये अर्थ है, ये मून है। इसके बीच की दूरी जो है वह 4,84,000 किलोमीटर। कितना, 4,84,000 किलोमीटर है पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी। पहली बात तो ये ध्यान में रख लें। अब सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी, तो ये देखिए, ये यहां से यहां तक के बीच की मुख्य रूप से दूरी कितनी है इस जगह की, तो देखिए 148.7 मिलियन किलोमीटर। विशेष ध्यान रख लें 148.7 मिलियन किलोमीटर। और कुछ बुक्स में आपके इसको 15 करोड़ किलोमीटर मुख्य रूप से बताया गया है। कुछ बुक्स में कितना बताया गया, 15 करोड़ किलोमीटर बताया गया है। तो ये आपको जो मिल जाए ऑप्शंस में, क्या ऑप्शंस में जो भी मिल जाए तो वह मुख्य रूप से आपको बताना है। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में, यहां से यहां तक प्रकाश आने में, यानी इस जगह सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है बच्चों, 8 मिनट का मुख्य रूप से समय लगता है। तो इतना आपको कायम पढ़ना है। ये अब प्रश्न उठता है कि ये आपने बता दिया, यूनिवर्स का ओरिजिन बता दिया, अर्थ का ओरिजिन बता दिया। अब इस अर्थ पर लाइफ का ओरिजिन, आप और हम लोग कहां से आए, क्या लाइफ का ओरिजिन, सबसे पहले लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, इसके लिए वैज्ञानिकों ने अपने अपने हाइपोथेसिस दी, अपने अपने मत दिए, अपनी अपनी थ्योरीज प्रकट हुई। कुछ वैज्ञानिक ये कहते थे कि निर्जीव से जीवन की उत्पत्ति हुई है, यानी कि ए बायोजेनेसिस थ्योरी, ए बायोजेनेसिस थ्योरी यानी स्पॉन्टेनियस थ्योरी, यानी स्वतः जननवाद, अपने आप जीवन की उत्पत्ति हो गई। कुछ साइंटिस्ट ये कहते थे जीवन से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है, यानी कि बायोजेनेसिस थ्योरी। कुछ साइंटिस्ट ने कॉस्मोजॉइक थ्योरी दी, कुछ ने स्पेशल क्रिएशन थ्योरी दी, क्या स्पेशल विशिष्ट सृष्टिवाद, क्या विशिष्ट सृष्टिवाद। तो इन थ्योरीज के बारे में आप और हम लोग अलग से टॉपिक पर स्टडी करेंगे, अलग पार्ट में जाकर मुख्य रूप से स्टडी करेंगे। तो आज आप यूनिवर्स का मुख्य रूप से ये जो आपको बताया गया बहुत लाभदायक जानकारी है आपके नीट के लिए या 12th स्टैंडर्ड के हर बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके अलावा आप किसी कंपटीशन फाइट करने के लिए, नौकरी लगने के लिए मुख्य रूप से जो एग्जाम देते हैं उस एग्जाम में भी मुख्य रूप से इस प्रकार के प्रश्न किए जा सकते हैं। तो बच्चे आप लोगों ने लिख लिया कि नहीं लिख लिया, जो मेरे सामने बैठे हुए छात्र उन्होंने लिखा कि नहीं लिखा, तो स्वाभाविक है कि आप लोग जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं अलग से हट जाता हूं, ठीक है।